Hello everyone, this is me, Jasveer Singh. Welcome in political science class. So today we will discuss about the shift in the India's policy of non-alignment. Chapter 4. So let's start. So chapter 4 India's in external relations. तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है शिफ्ट इन इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो इंडिया ने रिसेंट हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया ने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राइट. 1955 में फर्स्ट टाइम इसका एक इसके प्रिंसिपल्स को लेके एक इंडोनेशिया के जो बुदोंग में कॉन्फ्रेंस की गई. देन 1961 में इसकी फर्स्ट समिट हुई. टोटल अब तक ये नहीं कि इंडिया जो इसका नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट का जो इसका मेंबर नहीं है, नॉन अलाइनमेंट का इंडिया एज अ मेंबर अपनी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उसने इसमें पार्टिसिपेशन होती है तो वो पार्टिसिपेट कर रहा है. बट इंडिया की जो पॉलिसी है ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लेके तो उसमें एक शिफ्ट कर लिया अपना, जो अपना फोकस है इसे हटा के जैसे डिक्रीज़ करके अब इंडिया दूसरी चीज़ों में फोकस कर रहा है, जैसे लाइक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव होना. तो उस के जो पर्टिकुलर जो इंडिया की जो पॉलिसी शिफ्ट हुई तो उसके पर्टिकुलर कौन कौन से जो उसके पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की पॉलिसी जो इंडिया की जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की उसको चेंज करना पड़ा था, उसको शिफ्ट करना किया इंडिया ने. तो फर्स्टली तो इसके लिए प्रॉपर कुछ सिंगल रीज़न नहीं है, तो उसके मल्टीपल रीजन्स हैं. देयर आर नंबर ऑफ रीज़न. तो उसमें नियरली मोर देन 10 ऐसे मोर देन 10 ऐसे जो रीजन्स हैं जो उसको डिफाइन करते हैं कि इंडिया की नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी इंडिया के लिए बेटर क्यों नहीं रही, और अब उसके वजह से इंडिया के पास इससे और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस थी तो जो इंडिया ने उसको चूज़ किया. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं कि इंडिया के जो वो पॉइंट्स. फर्स्टली तो जो एनडीए गवर्नमेंट का एटीट्यूड स्टार्टिंग से, तो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए मीन्स जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइंस है. एनडीए मीन्स इसमें मेजर पार्टी है बीजेपी. तो उस पार्टी का जो लिबरल जिसकी अप्रोच थी वो यही थी कि इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो यूरोपियन और यूएसए इन कंट्रीज़ के साथ बेटर होनी चाहिए एंड ऑल्सो विद द नेबर कंट्रीज़. तो हमने रिलेशंस को बेटर बनाना है, मेंटेन करना है. तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट का भी कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि हमने जो अपनी नेबर कंट्रीज़ हैं, बट वो नीड ऑफ टाइम थी कि हम कुछ चीज़ें हम नेबर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाए स्टार्टिंग में. देन उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स फेस की जो यूएसए के साथ रिलेशन हमारे जो स्मूथ नहीं थे. देन चाइना के साथ स्मूथ नहीं थे, कुछ और कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन स्मूथ है उसके एक पर्टिकुलर उसके रीजन्स हैं कि क्यों नहीं है. बट जो फर्स्ट इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पॉलिसी थी इसमें मेजर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है एनडीए गवर्नमेंट. एनडीए गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो स्टार्टिंग था कि यूएसए के साथ एक जो हमने डिस्टेंस मेंटेन किया होता उसको क्लोजनेस लेके आनी है उनके रिलेशन में. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा स्टार्टिंग से. जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होगी तो फॉरेन पॉलिसी में जो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है तो उसका जो रोल था तो उसको कम किया जाएगा. अब इंडिया यूएसए और जो उन कंट्री के साथ आपके जो रिलेशन हैं वो बेटर होंगे, ठीक है ना. इस चीज़ को जी. सेकंड पॉइंट इज फेथ इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इसका हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इंडिया का जो एनडीए गवर्नमेंट का एटीट्यूड, और सेकंड पॉइंट फेथ इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इंडिया जो स्टार्टिंग से इंटरनेशनल कोऑपरेशन में फेथ रहा है इंडिया का. तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज पेनेशिया फॉर ऑल इंटरनेशनल प्रॉब्लम. जितनी भी इंडिया के वर्ल्ड वाइड जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन है तो वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन. दैट्स वाई इंडिया इंटरनेशनली कोऑपरेशन पहले भी कर रहा था, बट अब इंडिया इस चीज़ में और स्ट्रांगली बिलीव करता है और इंडिया एज अ पावर जो एज इकोनॉमिक पावर इंडिया अब इस चीज़ के लिए रेडी है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रॉपर प्रमोट करने के लिए. थर्ड डेवलपमेंट ऑफ रिलेशंस विद कंट्रीज ऑफ ईस्ट. तो देखो इंडिया नो डाउट कि इंडिया के रिलेशंस वैसे तो सभी कंट्रीज के साथ जो स्मूथ रिलेशंस हैं, बट इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना पाकिस्तान तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, बॉर्डर इश्यूज़ हैं या कुछ और इश्यूज़ हैं तो उसको लेकर चलते रहते. तो इंडिया ने अपनी जो पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की नेम की पॉलिसी चेंज की थी. तो नेम की पॉलिसी चेंज करने के बाद इंडिया ने अपनी जो ईस्ट चेंज करने के बाद प्रॉपर तो उसका कोई प्रॉपर एक साल नहीं है कि इंडिया ने यहाँ से अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया.
तो इंडिया ने टाइम ग्रेजुअली अपनी जो पॉलिसी को शिफ्ट करना शुरू कर दिया नॉन अलाइनमेंट से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसके लिए जो इंडिया ने एक नेक्स्ट जो उसका रीज़न था वो था डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन विद द कंट्रीज ऑफ ईस्ट। जो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करनी शुरू कर दिए। तो ईस्टर्न कंट्रीज में इंपॉर्टेंट आ जाता है आशियान। आशियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज आ जाती हैं लॉस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस। तो इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं तो उनको कंबाइनली हम थाईलैंड, सिंगापुर, तो जो कंट्रीज़ कंबाइनली मिलके बनाती हैं आशियान। तो उसको सेटअप किया गया था 1967 में, आशियान को सेटअप किया गया था। तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कि जो 10 कंट्रीज़ हैं, 10 के नियर अबाउट जो कंट्रीज़ हैं, जो 10 कंट्रीज़ हैं मिलके काम करती हैं कंबाइनली। इनकी जो पॉलिसीज़, इनकी जो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इन्होंने अपने आप को काफ़ी ईजी कर लिया है। तो इंडिया भी इस टाइप में इनको इंडिया का कर रहा था कि अब आशियान काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन चुका था। तो इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी तो उन्होंने इंडोनेशिया में एक जो मीटिंग थी, मीटिंग ऑफ द नेशंस में, तो उन्होंने वहाँ पर जब स्पीच दी थी, स्पीच डिलीवर की, स्पीच में उन्होंने काफ़ी इसके में इंटरेस्ट अपना इंडिकेशंस दी थी, अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि इंडिया और आशियन कंट्रीज़ का ट्रेड है वो होना चाहिए। बिकॉज दोनों की जो पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। उस टाइम इंडिया की 1 बिलियन पॉपुलेशन थी, नियरली 100 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की थी 2003 में, और अप्रॉक्स 50 करोड़ की पॉपुलेशन थी वो इन आशियन कंट्रीज़ की थी। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तो इन्होंने इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम आशियन के साथ ट्रेड करने को लेके एक्साइटेड हैं, जहाँ हमने ट्रेड करना है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज हम दोनों जो नेबर्स भी हैं और प्लस उनको जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं, वेस्ट से ट्रेड करेंगे तो उसके लिए बेटर है कि ईस्ट उनको क्लोज भी है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स है बोथ पावर्स को मिल जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी के जो रिजीम था 2004, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है थे प्राइम मिनिस्टर बने, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया की एशियन ईस्टर्न कंट्री के साथ, उसमें आ जाता है साफ्टा। साफ्टा से पहले आपको पता होना चाहिए सार्क और एशियान दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क तो ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़ और आशियान ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़, इसमें 10 कंट्रीज हैं, इसमें 8 कंट्रीज हैं। सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, राइट। और यहाँ पर जो आसियान है, जो इसकी मैंने आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बता दी, तो उसको इस्टेब्लिश किया गया 1967, उसको इस्टेब्लिश किया गया 1985। तो जब इसकी सार्क की समिट हो रही थी, 12th समिट 2004 में पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई थी, तो इस्लामाबाद में एक एग्रीमेंट साइन किया गया साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में जो साइन किया गया कि जो टोटल 8 कंट्रीज़ होंगे, इसमें कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो टोटल नंबर ऑफ 8 कंट्रीज इसमें आते हैं। तो इन कंट्रीज ने, ये कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होगा वो फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड मीन्स तो उसके जो ट्रेड चार्जेस होंगे बहुत कम होंगे या बिल्कुल 0% ट्रेड नहीं जो चार्जेस होंगे। तो उस टाइप का जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया 2004 में, 2004 में साइन किया गया, 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, राइट। कि इम्प्लीमेंट और साइन करना और इम्प्लीमेंट करने में बीच में जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो उसमें काफ़ी टाइम जो जाता है। तो इसीलिए 2004 में इसको साइन किया गया, 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके बीच भी एक पॉलिसी आई, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की। लुक ईस्ट पॉलिसी की थी कि इंडिया अपनी वेस्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। तो पैरेलली इक्वली इंडिया अपनी ईस्टर्न कंट्री के साथ भी जो फोकस करे, उनके साथ ट्रेड रिलेशन बेटर बनाने चाहिए, उसके साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन जो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो उसमें कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? आशियन कंट्रीज़, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने एक इंडिकेशन दी थी कि हम आशियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड जो करने को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। या ट्रेड हम इन फ्यूचर हम जो कुछ स्टेप्स लेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन, जो दोनों ब्लॉक्स के रिलेशन अच्छे हों। तो उसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी जो अडॉप्ट की गई इंडिया ने, तो उसके अंडर हमने $2.4 बिलियन का जो हमारा ट्रेड था 1990 में, $2.4 बिलियन का ट्रेड था, उसको हमने 2005 तक उसको इंक्रीज़ करके $23 बिलियन तक ले गए थे। तो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि दोनों
ब्लॉक्स की जो रिलेशन हैं आशियन और इंडिया के रिलेशन हैं वो काफ़ी स्मूथ और बेटर हो रहे हैं, और ट्रेड भी उनका जो काफ़ी जो प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो नेक्स्ट टारगेट सेटअप के, तो मैं छोटे टारगेट नहीं बोलूँगा, तो उसका जो टारगेट सेटअप किया गया नेक्स्ट इन फ्यूचर 2022 तक, 2022 तक इसका टारगेट सेटअप किया गया $200 बिलियन का, कि दोनों जो बायलेटरल ट्रेड होगा आशियन और इंडिया का वो 2022 तक का $200 बिलियन का, $200 बिलियन का होना चाहिए। उसको अचीव करने में काफ़ी जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो उसको पॉसिबल है कि इस चीज़ों को किया जा सकता है, जो अचीव किया कर सकती है इंडिया और आशियन जो पावर्स हैं। सो एक तो साफ्टा साइन किया गया था, साफ्टा के साथ ही सेम जब इंडिया और आशियन के बीच में जो एक रिलेशन बेटर बनाने को लेकर ट्रेड रिलेशन स्पेशली बायलेटरल ट्रेड, तो उसके लिए यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया। हमने साफ्टा भी साइन किया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यहाँ पर साइन किया इंडिया आशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट IAFTA। FTA मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आई इंडिया, ए आशियन, इंडिया और आशियन के बीच में जो साइन किया गया। तो उसमें इसको 2007 में साइन किया गया। इसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली गई, जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ थी, जितनी भी कुछ जो ग्रीन फंड वगैरह इसको इशू करने थे क्लाइमेट चेंज के लिए चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद इसको इंडिया ने फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया आशियन कंट्रीज। इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2010 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो 2007 में साइन किया गया। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक डेवलपमेंट हुई थी इंडिया की ईस्टर्न कंपनीज के साथ, कंट्रीज के साथ। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है कॉपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस। जो इंडिया का जो कॉपरेशन है यूनाइटेड नेशंस के साथ, उसको लेके इंडिया स्टार्टिंग से ही 1947 से ही इंडिया जो यूनाइटेड नेशन को कॉपरेट करता है। उसकी जो डिसीजंस होती हैं, या उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या उसके कुछ सजेशंस होते हैं, उसको इंडिया एज इट एज अपने इम्प्लीमेंट और फॉलो करता है। तो उसकी एग्जांपल है 1947 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई। उस वॉर के बाद जब जो सीज़ फायर डिक्लेयर किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशंस, तो वो यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस के बाद उसको सीज़ फायर को डिक्लेयर किया गया, इंडिया ने उसको एज इट एज एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जब भी यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई आर्मी नहीं है, तो जब भी उसको कुछ किसी कंट्री में कोई डिस्टर्बेंसेस होती हैं, सिविल वॉर टाइप की कंडीशन होती है किसी कंट्री में, या कुछ और वहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए जब उसको आर्मड फोर्सेस चाहिए, तो इंडिया हमेशा अपनी आर्मड फोर्सेस उसके लिए उसकी रेडी होती हैं। और इंडिया हमेशा इसके लिए एग्जांपल्स हैं कि इंडिया ने अपनी जो आर्मड फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कॉन्गो में जब वॉर हुई थी, कॉन्गो एक अफ्रीकन कंट्री है, गाज़ा हो गया, देन साइप्रस है, इजिप्ट है, इन कंट्रीज़ में जब भी कोई प्रॉब्लम्स फेस की हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने जब भी अपनी डिमांड की है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो इंडिया ने हमेशा अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इन चीज़ों के लिए स्टैंडिंग मोड में रखा है। सो नेक्स्ट इंडिया का जो नेक्स्ट आ जाता है कि इंडिया की 1950s, 1967 और 72 और 1984, तो यहाँ पर इंडिया के जो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स आते हैं जो यूनाइटेड नेशन में एक रिप्यूटेड जो उसमें रहे हैं, रिप्यूटेड ऑफिशियल्स रहे हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर नागेंद्र सिंह चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बने थे। 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित बने थे इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। तो काफ़ी प्राउड मूवमेंट थी इंडिया के लिए जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनना, विजय लक्ष्मी पंडित का। देन राजकुमारी अमृत कौर, सरदार जो उसके बाद जगजीवन राम, तो ये दोनों ही प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के प्रेसिडेंट बनाया गया था उनको। उसके बाद लेट डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को बनाया गया था। देन PS मेनन थे। तो मीन्स इंडिया के बहुत सारे जो रिप्यूटेड जो उसके ऑफिशियल्स थे वो इंडियन बने हैं। तो मीन्स इंडिया स्टार्टिंग से यूनाइटेड नेशन के साथ कोऑपरेट करता है, उसकी डिसीजन, उसकी पॉलिसीज़ को काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट करता है। सपोर्ट ऑफ डिसआर्मामेंट इंडिया स्टार्टिंग में इस चीज़ के बिलीव करता रहा कि इन द कटेलिंग ऑफ आर्म्स रेस, कि जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके, या उसको आर्म्स को कैसे कंट्रोल करना है, आर्म्स रेस को कैसे ख़त्म करना है, तो उसको लेके इंडिया स्टार्टिंग से इस चीज़ को सपोर्ट करता है। नो डाउट कि इंडिया खुद भी जो वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है, प्लस इंडिया इस चीज़ की हमेशा सपोर्ट करता है कि वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। तो इंडिया भी इस चीज़ को ख़त्म करेगा, जो वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया भी इसकी बंद कर देगा, चाहे न्यूक्लियर वेपन है, स्पेशली किसी भी टाइप के वेपन है, राइट। तो नेक्स्ट
सिक्स्थ पॉइंट, तो सिक्स्थ पॉइंट, हेल्प इन द फ्रीडम ऑफ स्लेव कंट्रीज़। इंडिया ने जो स्लेव कंट्रीज़ हैं जो किसी दूसरी पावर की, जो एक्सटर्नल पावर की अंडर काम कर रही थी, मीन्स गुलाम थी, स्लेव कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है। तो उसके लिए इंडिया की जो एग्जांपल्स है, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से फ्री करवाया, ठीक है ना। और इंडिया हमेशा जो पाकिस्तान, जो चाइना का एक एरिया या रीजन है तिब्बत, तो उसको लेके हमेशा इंडिया उसकी ऑटोनॉमी ग्रांट करने के उसके फेवर में अपनी वॉइस रेज की है। देन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, उसके बाद इंडिया ने जिम्बाब्वे, नमीबिया और साउथ अफ्रीका की जो स्लेवरी है उसको ख़त्म करने को लेके काफ़ी एफर्ट्स किए थे। लाइक यहाँ पर इंडोनेशिया भी वन ऑफ देम, इंडोनेशिया की इंडिया सपोर्ट करता रहा उसकी फ्रीडम को लेके। तो नेक्स्ट पॉइंट, फेथ इन पंचशील। इंडिया पंचशील में फेथ करता है, तो हमने रिसेंट चैप्टर में कर लिया फेथ इन पंचशील, तो उसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पज़। तो इंडिया ने जो एटॉमिक एनर्जी जो भी प्रोड्यूस करनी है, तो उसको इंडिया पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए स्टार्टिंग से 1974 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उस टाइम इंडिया ने एक जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या एक्सप्लोजन किया था 1974 में, तो उस टाइम में इंडिया के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई बाय द अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, तो यूनाइटेड नेशंस ने तौर पर। तो उस टाइम तक इंडिया ने ना ही CTBT साइन की थी और ना ही इंडिया ने कुछ और जो NPT को साइन किया था। तो उसको NPT और CTBT को भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है। CTBT है जो NPT, यहाँ पर NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, तो उसको दोनों ने कोई इंडिया ने इसको साइन नहीं किया था। और जो कंट्रीज़ को साइन नहीं करती उनके लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना पॉसिबल नहीं था ऑफिशियली, बट इंडिया ने फिर भी जब टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और अपने न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बनाए हमने, पर 1974 में फर्स्ट टाइम इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज़ कर दिया। सेकेंड टाइम हमने जो एक्सप्लोजन किया वो 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। तो राजस्थान जो पोखरण पे हुआ था, दोनों को पोखरण 1 और पोखरण 2 का नेम दिया गया। पोखरण 1 1974 और 1998 पोखरण 2। तो नेक्स्ट, इस टाइप से जब एटॉमिक एनर्जी को इंडिया ने दोनों टाइम जब एक्सप्लोजन किया, तो इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया या इस चीज़ को माना कि हम पीसफुल पर्पज़ के लिए इस एनर्जी को यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे, ना कि हम इसको मैक्सिमम वेपन्स बनाने के लिए। तो हमारी जो हमारा फोकस है वो हमारा 80% हम अपनी जो इस टाइप की एनर्जी है उसको हम पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी 1974 में, जब 1998 में, तो उन रेस्ट्रिक्शंस को 2005 और 6 में लिफ्ट कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंडिया का जो काफ़ी इस चीज़ को लेकर इंडिया काफ़ी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर रहा है। इंडिया ने कभी भी किसी चीज़ की कंट्री को न्यूक्लियर अटैक करने के या इस टाइप का कोई थ्रेट इंडिया की तरफ से नहीं मिला। तो इसलिए यहाँ पर देखो एजेंसी आती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो उसको इसने इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस या रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी तो उसको 2008 में ख़त्म कर दिया। उसके बाद NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, तो उसने भी जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको सेम ईयर ख़त्म कर दिया है। तो उसके बाद इंडिया ने एक 2006 में इंडिया ने अमेरिका के साथ एक इंडो अमेरिका न्यूक्लियर डील साइन की थी। तो उसमें अमेरिका ने इंडिया की जितनी को टोटल 22 रिएक्टर थे इंडिया में, 22 टोटल रिएक्टर हो गए। 22 में से 14 रिएक्टर को अमेरिका अनइंटरप्टेडली जो फ्यूल है, जो उसका जो रॉ मटेरियल इसको चाहिए, फ्यूल चाहिए, थोरियम या यूरेनियम वगैरह, वो इंडिया को प्रोवाइड करवाएगा अमेरिका। तो उसके टाइप से इंडिया के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थी वो ऑलरेडी 2008 में लिफ्ट कर दी गई। अब इसके बाद इंडिया ने क्या था, इंडिया इस चीज़ के लिए फ्री है कि इंडिया ने पाकिस्तान, पहले तो अमेरिका के साथ इंडो न्यूक्लियर ट्रीटी साइन की, देन इंडिया ने ट्रीटी साइन की विद द फ्रांस, देन साइन की विद रशिया, ठीक है ना। तो उस टाइप से इंडिया ने वेरियस कंट्री के साथ जो न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करनी शुरू कर दी, फ्रांस, अमेरिका एंड रशिया, 3 कंट्री के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी साइन होती है। नेक्स्ट है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। तो उसके बाद इंडिया ने अब जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें उन कंट्री के साथ रिलेशन को बेटर बनाने के लिए, या उनको साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए उनको एफर्ट्स करने शुरू कर दिए। उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है ना, नेपाल है। तो उन कंट्री के साथ इंडिया के जो रिलेशन हैं तो हम डिस्कस करने की इसके लिए इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए।
तो 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला में एग्रीमेंट साइन हुआ आफ्टर द वॉर। 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई थी, तो उस वॉर के ख़त्म होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट साइन किया गया, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उससे इंडिया के रिलेशन को जो डिस्प्यूट थे उसको सेटल करने के लिए सेटल कर लिया गया ऑलमोस्ट। अब उसके बाद जो इंडिया के जो चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट थे उनको सॉल्व करने की ट्राई की गई। नेपाल के साथ बॉर्डर इशूज़ हैं, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, भूटान, तो उन सब के साथ इंडिया ने अपने जो माइनर डिस्प्यूट्स थे कंट्री के साथ। सो नेक्स्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडिया की एक नेबर कंट्री है। तो 1977 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको बोलते हैं फरक्का से एग्रीमेंट। फरक्का एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट को लेके वहाँ पर जो उसको फरक्का एग्रीमेंट का नेम दिया गया। तो उस एग्रीमेंट को 30 ईयर्स के लिए साइन किया गया। इसमें गंगा रिवर का जो वाटर शेयर है उसमें इंडिया और बांग्लादेश का क्या क्या शेयर होगा उसको फाइनलाइज किया गया, ताकि इस चीज़ को लेके कोई इश्यूज़ ना हो। उसके बाद इंडिया ने बांग्लादेश के साथ 1998 में एक बस सर्विस शुरू की थी, ठीक है ना। और एट द सेम ईयर इंडिया और पाकिस्तान में एक बस सर्विस शुरू हुई थी 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बस सर्विस शुरू हुई थी जिसको फेब 1999 में शुरू किया गया और जून 1999 में शुरू किया गया विद बांग्लादेश। तो 2 बस सर्विस हैं, पाकिस्तान के साथ दिल्ली टू लाहौर और बांग्लादेश के साथ ढाका टू बंगाल। तो जो बांग्लादेश का पार्ट था ढाका से लेके बंगाल तक इसको बस सर्विस को शुरू किया गया, ताकि दोनों कंट्री के रिलेशन उसका कल्चर एक्सचेंज हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो चीज़ों को कनेक्शन बनाने के लिए एजुकेशनल, बिजनेसेस और कल्चरल जो विजिटर्स थे उनको ऑलमोस्ट वो इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश डेली बेसिस पे वो विजिट करने लगे। और देन कुछ और जो इसके इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडिया ने साफ्टा साइन किया, तो जिसका एक इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है, इंडिया ने अपने रिलेशन बेटर बनाने के लिए श्रीलंका के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। देन बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन को बेटर बनाने को लेकर जो कुछ एफर्ट्स किए गए, मॉलडीव्स है, नेपाल है, नेपाल के साथ बस सर्विस शुरू की गई ताकि नेपाल के और इंडिया के रिलेशन बेटर हों। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। इंडिया को जो कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर बनाया गया, तो इसमें 49 में ही इंडिया को जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है उसका मेंबर बनाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को, बट अब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है क्या? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेशंस है जिसमें जो कंट्रीज़ किसी ना किसी टाइम में ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हैं, उनकी स्लेवरी या उनके कॉलोनी का पार्ट थे, मीन्स उनके गुलाम जो उनकी कंट्रीज़ उनके अंडर का थी, उन कंट्रीज़ के ग्रुप को हम बोलते हैं, उन कंट्रीज़ के ग्रुप को बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। जो कंट्रीज़ किसी न किसी समय ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थे, तो उन कंट्रीज़ के ग्रुप को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का स्टेटस दिया गया। इसमें इक्वल स्टेटस मिलता है, कोई इसमें हायर और लोअर टाइप का कोई स्टेटस नहीं है, सभी इक्वल स्टेटस मिलते हैं। तो उसको इंडिया 1949 में इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर बना। तो उसमें जो होता है, इसकी जो पॉलिसी होती है इसको अडॉप्ट करने की, फ्री विल इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री विल ही हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जो एग्रीमेंट है बाय फ्री विल, इसको अगर हमने ज्वाइन करना है और टर्मिनेट भी करना है, इसको ख़त्म भी करना है बाय फ्री विल से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बट इसके क्रिटिक्स बोलते हैं कि इसके बहुत सारे में जो डिसएडवांटेज थे, तो हमको कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को साइन नहीं करना चाहिए। तो उनके जो लॉजिक या पॉइंट्स थे वो टोटली बेसलेस थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपोजिशन टू इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। इंडिया स्टार्टिंग से जो इम्पीरियलिज्म है उसका अपोज करता है उसको। जैसे इम्पीरियलिज्म 3 टाइप का है यहाँ पर। टेरिटोरियल, जो टेरिटरीज़ को एक्वायर करे, जो कंट्री कोई वंस दूसरी कंट्री के टेरिटरीज़ को एक्वायर करे तो उसको बोलते हैं हम टेरिटोरियल इम्पीरियलिज्म। इकोनॉमिकली अगर कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है तो दैट वाज इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म। और थर्ड, कोई आइडियोलॉजिकली इम्पीरियलिज्म, कोई कंट्री अपनी आइडियोलॉजी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर उसको प्रीच कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो उसके ऊपर वहाँ पर उसको प्रोपोगंडा कर रहा है, तो उसको हम आइडियोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म, जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने किया। कम्युनिस्ट चाहे तो उन्होंने बहुत सारा जहाँ पर इस चीज़ को लेकर लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया। बट इंडिया स्टार्टिंग में इस चीज़ के अगेंस्ट है, किसी भी टाइप का जो टेरर इम्पीरियलिज्म है तो उसके फेवर में। ऑपोजिशन ऑफ रेशियलिज्म।
इंडिया रेशियलिज्म के भी अगेंस्ट रहा है। रेशियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जिसमें कलर के बेसिस पे, ब्लैक और वाइट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इंडिया इस चीज़ का इसका भी अपोज करता रहा। इसके लिए इंडिया ने साउथ अफ्रीका की पॉलिसी थी जो रेशियल पॉलिसी, उसका अपोज किया उसका। तो इसलिए इंडिया ने जब 1978 में इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच एक कप लॉन टेनिस का फाइनल होना था, तो उसके लिए इंडिया ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि हम साउथ अफ्रीका के साथ रेशियल पॉलिसी की वजह से, साउथ अफ्रीका की रेशियल पॉलिसी की वजह से हम साउथ अफ्रीका के साथ लॉन टेनिस का फाइनल डेविस कप का मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। तो ये इंडिया का एक प्रोटेस्ट रहा, प्रोटेस्ट की फॉर्म में हमने उसके साथ उनका जो मैच के लिए हमने उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद इंडिया ने जो अमेरिका में जो नीग्रोज के अगेंस्ट होता था उसको काफ़ी कंडेम किया इंडिया ने। जिम्बाब्वे में होता था उसको कंडेम किया, ठीक है ना। देन नामीबिया, तो इस टाइप की कंट्रीज़ के सामने एक इंडिया का फर्म स्टैंड रहा है, इसको लेके क्लियर स्टैंड है इंडिया का। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडिया स्टार्टिंग से ही इंडिया ने 1948 में जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको इंडिया ने साइन कर लिया, एक्सेप्ट किया और उसकी वर्ल्ड वाइड और अपनी कंट्रीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई मीन्स एफर्ट्स किए गए कि इसको प्रॉपर। और इंडिया ने एक नेशनल लेवल पे भी एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस्टेब्लिश किया है इंडिया ने, ताकि जो इंडिया के जो लोग हैं उनके राइट्स ऑफ पीपल जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको गार्ड करने के लिए जहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नेशनल लेवल पे भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। अब इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसको रिप्लेस कर दिया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। और इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो स्टेट लेवल पे भी बनाई गई इंडिया में। इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन इंडिया मीन्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी अवेयर और सीरियस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड द क्वेश्चन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इंडिया एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर जो एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है वर्ल्ड वाइड, तो उसके चीज़ में इस चीज़ का फेवर करता रहा है कि इंडिया वर्ल्ड वाइड एक ऐसा न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश, जो पुराने इकोनॉमिक ऑर्डर्स हैं तो उसकी जब जिन कंट्रीज ने तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लेकर इंडिया की जो ओल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है तो उसको अबॉलिश करके न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप करना चाहिए वर्ल्ड में। जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उसको लेके एक न्यू जो ऑर्डर जो एक न्यू सिस्टम है जो वर्ल्ड में इस्टेब्लिश होना चाहिए। तो इस चीज़ के फेवर में रहा स्टार्टिंग से इंडिया, स्टार्टिंग से ही नहीं मीन जब से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना शुरू हो गया 1970s के बाद। और क्वेश्चन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को लेकर जो जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें इंडिया एक्टिवली पार्ट लेता है इंटरनेशनली, और नेशनल लेवल पे इंडिया उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करता है और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है बड़ा स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो उसको में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो इंटरनेशनली जो समिट्स हुई हैं। तो यहाँ पर आ जाती है 2010 में हुई कैकून मैक्सिको में हुई थी, 11 में डर्बन इन साउथ अफ्रीका, और दिसंबर 2012 में हुई दोहा कतर की जो सिटी है इंपॉर्टेंट कतर कंट्री की। देन 2015 में होती है पेरिस, फ्रांस के जो पेरिस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इन चीज़ों को लेकर जहाँ पर जो भी मेजर जो स्टेप्स लिए गए, जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको इंडिया एक्टिवली नेशनल और स्टेट लेवल पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। एंड नेक्स्ट अपोजिशन ऑफ टेररिज्म। इंडिया किसी भी टाइप का फॉर्मेट का जो टेररिज्म है तो उसको लेके उसको कोई भी कंट्री है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इंडिया को जो टेररिज्म से एक बहुत ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ी है। इंडिया को बहुत बड़ा एक लॉस हुआ है इंडिया को 1947 से लेके, स्पेशली पाकिस्तान जो बेस्ड टेररिस्ट होते हैं, तो अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट हैं। तो जब किसी भी टाइम में जो कंट्रीज़ में टेररिज्म की वजह से इंडिया का जो टोटल अब तक लॉस हुआ है, तो यहाँ पर एक डेटा है जो रिवील किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया के 72,000 जो इंडिया के सिविलियन मारे गए, 12,000 इंडिया के नियरली सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए। तो इस टाइप से जो इंडिया के जो विक्टिम्स इंडिया में हैं जो टेररिज्म के 72,000 और 12,000, और कंटिन्यूसली अभी जो नंबर ऑफ जो पीपल हैं जो इनसे विक्टिम हो रहे हैं, विक्टिम्स हैं, वो अभी भी ऑन गोइंग है, बिकॉज जो टेररिज्म है वो भी साउथ एशिया में ख़त्म नहीं हुआ। क्लियर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो इंडिया के ऊपर अटैक्स हुए हैं, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, बेस तो डेली बेसिस पे ही जम्मू कश्मीर में जो इन्फिल्ट्रेशन होती रहती है पाकिस्तान की साइड से, जो इस टाइप का हमारा होम मिनिस्ट्री के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग। सो 2001 में जम्मू कश्मीर की असेंबली के ऊपर अटैक किया गया,
ठीक है ना। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ दिसंबर 2001 में अटैक किया गया। देन 2008 में अटैक हुआ मुंबई, जिसमें नियरली 183 जो सिविलियंस और जो सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए और 300 मोर देन 300 उसमें इंजर्ड हुए थे। तो बहुत एक बड़ा जो अटैक किया हुआ था इंडिया पे। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। ये सो देन जो टेररिज्म के जो टेरर अटैक्स हैं तो वो यूएसए के ऊपर हुआ। यूएसए में जब सितंबर 11 जिसको हम बोलते हैं 9/11 का अटैक है, 2001 में हुआ था। तो उस अटैक के बाद यूएसए ने बड़ी इस चीज़ को अग्रेशन से अग्रेसिवली पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिए। और उनके अमेरिका और जो इंडिया हमेशा इस चीज़ के फेवर में रहे हैं कि टेररिज्म है वो किसी उसको लेके इंडिया की पॉलिसी क्या रही है, 0% 0 टॉलरेंस, कि हम बिल्कुल इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे, 0 टॉलरेंस रही है। सेम अमेरिका की पॉलिसी है टेररिज्म को लेके। चलो वो उनका अलग अलग स्टैंड है कंट्रीज़ का, बट इंडिया और जो यूएसए वो इंटरनेशनली इस चीज़ को कंडेम करते हैं जो टेररिस्ट अटैक्स हैं। नेक्स्ट टू गेट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। और नेक्स्ट आ जाता है इंडिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सीट्स होती हैं और 10 उसमें नॉन परमानेंट सीट्स होती हैं। टोटल 15 होती हैं। 5 परमानेंट इसको बोलते हैं P5 और उसके बाद नेक्स्ट 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं। तो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज़ का में तो इंडिया ऑलमोस्ट जो है, बट इंडिया 5 जो परमानेंट मेंबरशिप है वो इंडिया को नहीं मिल रही। उसको लेके इंडिया को कुछ कंट्रीज से फेवर करती हैं, कुछ कंट्रीज उसका विरोध करती हैं। तो उसके लिए इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है तो वो उसके लिए इंडिया जो सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो उसकी जो प्रिंसिपल्स के हैं, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड की। सेकेंड, इंडिया क्वाइट स्टेबल कंट्री है, ठीक है ना। तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। देन इंडिया यूनाइटेड नेशंस की अचीवमेंट्स को हमेशा उसके ऑब्जेक्टिव्स को स्पोर्ट्स में जो सपोर्ट करता है, सपोर्टिव जो है इंडिया यूनाइटेड नेशन को लेके। देन उसके बाद जो 51 जो कंट्रीज़ थी, 51 कंट्री जो प्राइमरी कंट्रीज़ थी, तो उनमें से इंडिया ने प्राइमरी जो एग्रीमेंट था उसको साइन किया था। सो दैट्स वाई बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिया का सपोर्ट भी कर रही हैं एक्सेप्ट चाइना बिल्कुल उसको एक्सेप्ट चाइना, बाकी सब इंडिया का सपोर्ट कर रहे हैं, बट चाइना इंडिया को P5 में से सपोर्ट नहीं कर रही। दैट्स वाई इंडिया जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं बन पा। देन सॉलिडरिटी एंड कोऑपरेशन विद एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। उसके बाद इंडिया ने हमेशा से इंडिया जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के फेवर में रहा है, बिकॉज इंडिया इस चीज़ को कंसीडर करता है कि अफ्रीकन और जो एशियन जो ब्लॉक है या कॉन्टिनेंट है ये अमर्जिंग ब्लॉक है इन फ्यूचर। तो दोनों ब्लॉक्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस बनने वाली है या हो चुकी है। तो दैट्स वाई इस ब्लॉक के ऊपर अफ्रीकन और एशियन कॉन्टिनेंट में फोकस करना है, जहाँ पर जो लोग जो कंट्रीज प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वहाँ पर पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, देन हंगर है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन कंट्रीज़ को इंडिया स्टार्टिंग से सपोर्ट करता रहा उसकी सॉलिडिटी और कोऑपरेशन को लेके। तो यहाँ पर इंडिया ने 2015 में एक 3rd इंडो अफ्रीकन फॉर्म जो फॉर्म थी उसमें उसकी समिट हुई थी, उस फॉर्म को दिल्ली में करवाया गया। स्पेशली 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसमें $10 बिलियन का जो कंसेशनल क्रेडिट फॉर अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड 50,000 स्कॉलरशिप्स एंड इंस्टीट्यूटिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इंडिया में जो उसके एजुकेशनली इसको सपोर्ट करना और वहाँ पर जो कंसेशनल उसको कंसेशन दी गई, कंसेशनल जो क्रेडिट दिया गया उसको उधार दिया गया $10 बिलियन का। तो फाइनली अगर हम इसको कंक्लूड करें कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट कैसे हुआ, तो फाइनली जो इंडिया ने इस चीज़ में बिलीव करता है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है एलिमिनेटिंग इंटरनेशनल टेंशन, जो इंटरनेशनल टेंशन है उसको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए इंडिया हमेशा एफर्ट्स करता रहा है और नेशंस को लेके, और ऑन द बेसिस किस चीज़ पे, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी को लेके भी इंडिया जो एफर्ट्स कर रहा है कि इसको रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, और उसके बाद मेंटेन वर्केबल रिलेशंस, सुपर पावर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने, और पैरेलली जो कंट्रीज़ वीक कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उन कंट्री के साथ भी पैरेलली उनको सपोर्ट करना। सो दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ टॉपिक। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।
लगो।